नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल एस्ट्रोटेबल.com पे। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो या बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो ज़रूर आप करें, ताकि इस तरह की रोचक जानकारियाँ आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो वो समय समय पे आपको मिलती रहें। और साथ ही मेरे फेसबुक पेज एस्ट्रोटेबल.com को भी आप सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ आपको उन्नति के पथ पे अग्रसर करें। तो आज का विषय है कि कुंडली में संतान योग होते हैं कि नहीं होते हैं, और संतान न होने के कारण क्या होते हैं। विवाह के बाद अगर जीवन में संतान का सुख न हो तो जीवन कहा जाता है कि अधूरा है या बहुत ज़्यादा संपूर्ण नहीं माना जाता है। और बच्चों की किलकारियाँ यदि घर में न गूंजें तो घर सूना ही रहता है, जैसा कि समझ में भी आती हैं चीज़ें ये। तो संतान सुख कुछ लोगों को बड़ी आसानी से मिल जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूरी ज़िंदगी में संतान सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, या कुछ देर से प्राप्त कर पाते हैं, यानी आधा जीवन बीतने के बाद कह सकते हैं देर से संतान होती है। तो इस कारण से ज़्यादा परेशान वो रहते हैं। लेकिन कुंडली देख कर, यदि आपकी जन्म कुंडली सही बनी है और नैसर्गिक कुंडली देखी जाए यदि आपकी, तो उससे ज़रूर पता लगाया जा सकता है कि आपकी कुंडली में संतान सुख है, कितने बच्चे हैं, लड़के हैं या लड़कियां हैं, और यदि हैं तो किस उम्र में हैं, और साथ ही हैं तो कितनी देर से होने वाले हैं या कितनी जल्दी होने वाले। तो ये सारी चीज़ें आपकी कुंडली को देख के ईजिली पता लगाई जा सकती हैं। तो आइए ऐसे ही जानते हैं कुछ योगों को कि कुंडली में आपके संतान सुख हैं और बने हुए हैं या नहीं। अपनी कुंडली आप जरूर उठा लें और कुंडली को जरूर मिला लें। और यदि आपको उससे संबंधित कोई समस्या हो तो नीचे दिए नंबरों पे आप जरूर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें विस्तृत बताई जाएंगे यहाँ पे। तो आइए देखते हैं कि योग कौन कौन से हैं कि आपकी कुंडली में संतान सुख है या कि नहीं। तो कुंडली के पंचम भाव को संतान भाव कहा जाता है। पंचम भाव जितना अधिक बलवान होगा, स्ट्रांग होगा, तो संतान सुख उतने ही ज़्यादा अच्छे होंगे, उतनी आसानी से प्राप्त होंगे। तो पंचम भाव पे यदि पाप प्रभाव है या पंचम भाव अशुभ है कहते हैं, तो उनके ऐसे जातकों को कह सकते हैं संतान सुख के लिए अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। तो कुछ योग यानी कुछ पूजा है, कुछ योग है कह सकते हैं, जिसके द्वारा कि आपको पता चल सकता है कि संतान आप में है जीवन में कि नहीं, यानी पंचम भाव आपका कैसा है, मजबूत है या नहीं है। ये सारी चीज़ें आपके पंचम भाव से पता चल जाती हैं। तो आइए देखते हैं कि योग कौन कौन से हैं वो। तो संतान भाव यदि बलवान हो, यानी पंचम भाव आपका बलवान हो, साथ ही उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पड़ रही हो, तो उन संतान योग की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। महिला की कुंडली में देख लें, शुक्र अच्छा है, यदि नीच का नहीं है या किसी पाप प्रभाव में नहीं है, तो निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा एक बन जाता है सिम्टम कंसीव करने का, यानी बच्चे होने की संभावनाएं महिला की कुंडली में बढ़ जाती है। और साथ ही उसके बाद संतान के लिए बृहस्पति का विचार किया जाता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में कैसा है, कहीं मकर राशि में तो नहीं बैठा हुआ है, या कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, या अस्त तो नहीं है। तो बृहस्पति के शुभ होने पर शिशु जो होता है गर्भ अवस्था में स्वस्थ रहता है, साथ ही स्वस्थ पैदा होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर विचार करनी चाहिए अपनी कुंडली में कि आपका शुक्र कैसा है, बृहस्पति कैसा है, पंचम भाव कैसा है। साथ ही यदि लग्नेश और पंचमेश की युति हो, या पंचम भाव में हो रही हो या लग्न में हो रही हो, तो दिखाता है कि इसमें यदि पंचम और लग्न यानी आपका जो लग्न है असेंडेंट जो है और पंचम भाव ये आपस में जुड़े हुए हों कहीं से, तो दिखाता है कि आपके एक पुत्र होने की संभावनाएं जो होती बढ़ जाती हैं। और पुत्र जो होता है आपका वो मेधावी होता है, यानी आपके लिए काफ़ी अच्छा होता है, परिवार के लिए काफ़ी अच्छा होता है, भाग्य भाव लेके अच्छा पैदा होता है वो, और आपके कुल का नाम जरूर रोशन करता है। साथ ही बृहस्पति लग्न में हो या भाग्य भाव में हो या एकादश में हो, या बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम भाव पे पड़ रही हो या सप्तम भाव पे पड़ रही हो, तो भी आप कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छा एक योग बन जाता है कि संतान अच्छी होगी। और निश्चित रूप से कुंडली भी इसीलिए मिलाई जाती है कि हस्बैंड और वाइफ की कुंडली आपस में मिला ली जाए, ताकि ये संतान का योग जो है दोनों में देखा जा सके, एक परिलक्षित हो सके कि दोनों की कुंडली में अच्छे योग हैं कि नहीं है संतान प्राप्ति के। तो इससे ये होता है कि आने वाले जीवन में कोई परेशानी नहीं रहती है और ईजिली सारी चीज़ें होती रहती हैं, सारे सुख मिलते रहते हैं। साथ ही देखा जाए दूसरे योग के बारे में कह लें तो शुक्र यदि एकादश भाव में बैठा और पंचम पे दृष्टि डाल रहा है या पंचम में ही शुक्र है, तो निश्चित रूप से ये भी संतान का प्राप्ति का एक अच्छा कह सकते हैं योग बन जाता है। और निश्चित रूप से हालांकि शुक्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, तो लड़कियां पैदा होती हैं इस तरह के योग में, लेकिन निश्चित रूप से काफ़ी अच्छे योग बन के आते हैं और व्यक्ति जो होता है परेशान नहीं होता इस तरह के योग में। तो अपनी कुंडली को जरूर आप किसी न किसी कुशल ज्योतिषाचार्य से जरूर परामर्श लिया करें कि आपकी कुंडली में शुक्र की क्या स्थिति है या बृहस्पति की क्या स्थिति है, ये सारी चीज़ें कैसी बनी हुई हैं आपकी कुंडली में और किस
स्तर पे या किस एज में आपको लड़के या लड़की की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही तो ये थी आपके शुभ भाव में यदि बृहस्पति और शुक्र के भाव थे। यदि पाप दृष्टि की बात कर लें तो यदि पंचम भाव में राहु की दृष्टि हो या पंचम पे सूर्य की दृष्टि हो या पंचम पे मंगल की दृष्टि हो तो ये दिखाता है कि थोड़े गर्भपात होने के या थोड़े अबॉर्ट होने के या संतान को विलंब से होने में या कंसीव करने में देर होने में, ये सारी चीज़ों के मतलब इन सारी चीज़ की जो बुराइयां हैं उनका सामना जरूर करना पड़ेगा दंपति को। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि थोड़ा यदि ये होने के बाद कुछ मंत्र होते हैं, कुछ अपने पूजा होती है, एक विधि होती है, उसको करने के बाद निश्चित रूप से इसमें भी आपको संतान की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होगी, पाप प्रभाव होने से थोड़ा विलंब से होती है। शनि का प्रभाव पड़ जाए यदि पंचम पे तो भी थोड़े विलंब से होगी। तो ये सारी चीज़ें दिखाता है कि थोड़ी पूजा को करनी होगी, थोड़े कर्म आपको अपने सुधारने होंगे। संतति गोपाल मंत्र एक होता है, उसे भी आपको पढ़ना होगा या करवाना होगा, उसकी पूजा करानी होगी किसी अच्छे ब्राह्मण से जो कि अच्छे उच्चारण कर सके। मंत्रों की शक्ति तभी अच्छी होती है जबकि आप उसके उच्चारण अच्छे करते हैं। तो ऐसे किसी ब्राह्मण से आपको मंत्रों की शक्ति के द्वारा कहते हैं एक आपको उसके प्रतिफल लेने होंगे कि आपको संतान की प्राप्ति हो सके। तो अशुभ ग्रहों की दृष्टि यदि पंचम भाव पे नहीं है या पंचम भाव छठे, आठवें या 12वें भाव में नहीं चला गया, यदि 5th हाउस का जो स्वामी होता है वो कोई भी हो, बृहस्पति हो, शनि हो, शुक्र हो, कोई भी हो, यदि वो छठे भाव में चला गया या 8वें भाव में चला गया या 12वें भाव में चला गया तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत समस्याएं होती हैं इस तरह की। और बाकी और भी चीज़ों को मिला लेना चाहिए। सिर्फ पंचम भाव के छठे भाव या 8वें या 12वें में जाने से नहीं होता है, और भी भाव मिलाने चाहिए। बृहस्पति कितना मजबूत है, अस्त है कि नहीं, या शुक्र कितना मजबूत है, अस्त है कि नहीं, या पंचम का लॉर्ड जो है वो कहाँ पे उच्च भाव में है, नीच भाव में है। ये सारी चीज़ें देख के ही आप एक कह सकते हैं कि फलादेश निकाल सकते हैं इस चीज़ का कि आपको संतान किस तरह की होगी। साथ ही यदि आपकी कुंडली में यदि स्त्री कारक ग्रह यानी आपको चंद्रमा को कह लें, शुक्र को कह लें, बुध को कह लें, इन ग्रहों को कह लें, यदि ये बहुत प्रबल होते हैं आपकी कुंडली में तो निश्चित रूप से संतान जो होती है वो लड़कियां ज़्यादा होती हैं कह सकते हैं। यदि पंचम भाव के लिए यदि आपका ये सारे ग्रह प्रबल हैं पंचम भाव के लिए तो लड़कियां ज़्यादा होंगी। साथ ही मंगल यदि है, सूर्य कह लें आप, और राहु और केतु को भी कह लें, यदि राहु केतु भी अच्छे हैं, उच्च के भाव के बैठे हैं तो पुत्र संतति की प्राप्ति के योग ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि आपका पंचम भाव, आपका लग्न और साथ ही दोनों की कुंडली में यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों की कुंडली में ये दोनों भाव बड़े ही बलवान होने चाहिए। साथ ही शुक्र और बृहस्पति इनका जो है एक अच्छा कॉम्बिनेशन कह सकते हैं होना चाहिए, तो स्वस्थ पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। साथ ही यदि अच्छे भाव में है तो निश्चित रूप से आपके कुल को आगे ले जाने वाले पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है। तो इतनी चीज़ें हैं जो कि आपके पंचम भाव को प्रभावित करती हैं, साथ ही आपको एक अच्छी संतति देने की क्षमता भी रखती हैं। तो आपको अपनी नैसर्गिक कुंडली उठानी है और उसमें चेक करना है आपको कि आपकी कुंडली में ये सारे ग्रह जो हैं और साथ ही पंचम भाव जो है किस तरह के से स्ट्रांग बना हुआ है या किस तरह से कमज़ोर बना हुआ है, या अभी तक आप इन परेशानियों से परेशान थे या आपको कोई कह सकते हैं एक रास्ता नहीं सूझ रहा था, तो निश्चित रूप से आप नीचे दिए नंबरों पर बात भी कर सकते हैं। इस तरह के आपको परामर्श दिए जा सकते हैं कि आप क्या करें। एक अपॉइंटमेंट लेना होता है निश्चित रूप से, और चूँकि कुंडलियाँ ज़्यादा रहती हैं और बताने में थोड़ा दिन कुछ समय देना पड़ता है कह सकते हैं, हर कुंडली पे थोड़ा कुछ ना कुछ समय लगता है। तो एक अपॉइंटमेंट लेके आपको भी थोड़ा समय देना होगा, 1 या 2 दिन में आपके सारे शंका के जो है समाधान कर दिए जाएंगे। तो आपको एक गाइडलाइन पता चल जाएगी अपनी कुंडली के बारे में कि आपके साथ होने क्या जा रहा है, या संतति प्राप्ति में कितनी विलंब है, या कह सकते हैं कि संतति प्राप्ति होगी तो कौन सी होगी, लड़का होगा या लड़की होगी, या किस उम्र में होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं कुंडली के माध्यम से बताई जा सकती हैं। और कुंडली को कह सकते हैं एक साइंस है निश्चित रूप से, ये सारी चीज़ें बताता तो है आपको और एग्जैक्ट बताता है। तो कुंडली का या ज्योतिष का जो है कह सकते हैं एक तरह से विज्ञान ही है ये, और जिस एज में बताएगा, यदि अच्छा जानकार व्यक्ति है ज्योतिष का तो निश्चित रूप से आपकी एज, आपका समय, आपके दिन, ये सारी चीज़ें वो बता सकता है आपको कि आपको किस एज में किस समय पे क्या होंगे। तो इसका आपको ज़रूर लाभ उठाना चाहिए। और यदि आप भरोसा करते हैं ज्योतिष के किसी भी ज्योतिष के किसी भी योगों में, या कह सकते हैं ज्योतिष में आपको भरोसा है, तो निश्चित रूप से आपको उसका लाभ भी उठाना चाहिए। एक परामर्श जरूर आपको लेना चाहिए कि आपके साथ होने क्या जा रहा है। तो पंचम भाव के लिए इतना ही था, संतति प्राप्ति के लिए इतना ही एक योग था। बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं, काफ़ी विस्तृत ये चीज़ें हैं। तो कुंडली देख के उस पर एक परिचर्चा की जा सकती है कि कुंडली में आपके किस तरह के भाव बने हैं, और
बच्चों का सुख कितना है, सुखेश आपका कितना मजबूत है, ये सारी चीज़ें कुंडली देख के ही परिचर्चा की जा सकती है और बताया जा सकता है कि संतान आपको कब होने वाली है, या आप कितना उसका लाभ उठाने वाले हैं, या कितने आप सुखी होने वाले हैं संतान से। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर आप लाइक और कमेंट भी करें, साथ ही अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, मेरे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, और साथ ही अपने सवाल पूछकर अपने शंका का समाधान भी कर सकते हैं, आपको उचित परामर्श दिया जाएगा। धन्यवाद।